चलिए आज जरा वक्त में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, लाखों साल पहले की दुनिया में। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना तो कोई शहर था, न सड़कें थीं। चारों तरफ बस घने जंगल, बड़े बड़े जंगली जानवर और उन्हीं के बीच हमारे सबसे पहले पूर्वज। आखिर कौन थे ये लोग? कैसे रहते थे इस खतरनाक दुनिया में? वो क्या खाते होंगे, कहाँ सोते होंगे? आइए आज हम सब मिलकर इतिहास के इन पन्नों को खोलते हैं और आरंभिक मानव की इस बेहद दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो आज के सफर में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये आरंभिक मानव आखिर थे कौन। फिर हम उनके घुमंतू जीवन के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये भी देखेंगे कि वो पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से कैसे कैसे औजार बनाते थे। हम उन जगहों की भी पड़ताल करेंगे जिन्हें हम पुरास्थल कहते हैं। और आखिर में हम गुफाओं के अंदर छिपी उनकी अद्भुत कलाकारी को भी देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये आरंभिक मानव थे कौन? देखिए, जो पुरातत्वविद होते हैं, यानी जो पुरानी चीजों की खोज करके इतिहास को समझते हैं, वो इन्हें खास नाम से बुलाते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये नाम उनके खाना जुटाने के तरीके से ही बना है। आखेटक मतलब शिकारी, क्योंकि वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, और खाद्य संग्राहक मतलब खाना इकट्ठा करने वाले, क्योंकि वो जंगलों से फल, फूल, जड़ें और पत्तियां चुनकर लाते थे। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर उन्हें एक जगह पर खाना मिल रहा था, तो फिर वो हमेशा यहां से वहां भटकते क्यों रहते थे? उन्होंने एक ही जगह पर टिककर अपना घर क्यों नहीं बना लिया? आखिर क्या वजह थी इस घुमंतू जीवन के पीछे? चलिए अब इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। असल में उनके एक जगह ना टिकने की कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कम से कम 4 बड़े और बहुत ही ठोस कारण थे, जो उनके जीने के तरीके का हिस्सा थे। तो इसकी पहली और सबसे सीधी वजह थी खाना। अब देखिए, अगर एक ही जगह पर बहुत दिनों तक रहा जाए तो आसपास के पेड़ पौधों के फल फूल, कंद मूल सब खत्म हो जाएंगे ना। तो खाने की तलाश में उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता था। दूसरा कारण जुड़ा था शिकार से। जानवर भी तो अपना पेट भरने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, जैसे हिरण या जंगली भैंसें। तो जाहिर है शिकारियों को भी अपने शिकार के पीछे पीछे जाना पड़ता था। फिर एक और वजह थी मौसम। मतलब अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ों पर फल फूल आते थे, तो सही समय पर सही जगह पहुंचना बहुत जरूरी था। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, पानी। पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है। कई नदियां और झीलें मौसम के साथ सूख जाती थीं, इसलिए पानी की खोज में भी उन्हें लगातार सफर करना पड़ता था। अच्छा, इस मुश्किल भरी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुछ कमाल का सीखा, और वो था औजार बनाना। उन्होंने अपने आसपास जो कुछ भी मिला उसी का इस्तेमाल किया, जैसे कि पत्थर, लकड़ी और जानवरों की हड्डियां। अब देखिए, लकड़ी और हड्डियां तो समय के साथ खराब हो गईं, लेकिन पत्थर के बनाए औजार आज भी मौजूद हैं और हमें उनकी कहानी बताते हैं। और ये सिर्फ मामूली पत्थर के टुकड़े नहीं थे, ये बहुत सोच समझकर खास कामों के लिए बनाए गए थे। जैसे ये जो बाईं तरफ औजार है, इसका इस्तेमाल जमीन से खाने लायक जड़ों को खोदकर निकालने के लिए किया जाता था। और दाईं तरफ ये जो नुकीला सा औजार है, ये तो और भी कमाल का है। इससे जानवरों की खाल में छेद करके उसे सिला जाता था, ताकि कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कपड़े तैयार किए जा सकें। पर इन औजारों का काम यहीं खत्म नहीं होता था। इन्हीं नुकीले पत्थरों को लकड़ी की डालियों से बांधकर वो भाले और तीर बना लेते थे, जो शिकार में बहुत काम आते थे। इन्हीं पत्थरों से वो जंगल से लकड़ियां काटते थे, जिन्हें आग जलाने के लिए, छोटी मोटी झोपड़ियां बनाने के लिए और यहां तक कि लकड़ी से दूसरे औजार बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अब सवाल ये उठता है कि हमें इन लोगों के बारे में ये सारी बातें पता कैसे चली? तो इसका जवाब मिलता है उन जगहों से जहां ये लोग रहा करते थे। इन खाल जगहों को पुरास्थल कहा जाता है। ये असल में वो जगह हैं जहां हमारे पूर्वजों ने अपने होने के निशान छोड़े हैं। जरा इस नक्शे को देखिए। इसमें ये जो लाल त्रिकोण वाले निशान दिख रहे हैं, ये वो जगहें हैं जहां हम इन शिकारी संग्राहक पूर्वजों के रहने के पुख्ता सबूत मिले हैं। इनमें से कुछ बहुत ही मशहूर जगहें हैं, जैसे भीमबेटका, हुंस्की और कुरनूल की गुफाएं। एक और दिलचस्प बात देखिए, ये ज्यादातर जगहें किसी न किसी नदी या झील के किनारे ही बसी हुई हैं। तो ये पुरास्थल आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो जगह है जहां हमें पुराने जमाने की चीजें मिलती हैं, जैसे उनके बनाए औजार, मिट्टी के बर्तन या फिर किसी इमारत के टूटे फूटे हिस्से। ये वो सुराग हैं जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर भी मिल सकते हैं, जमीन के नीचे खुदाई करने पर भी, और कभी-कभी तो समुद्र की गहराइयों में भी मिल जाते हैं।
चलिए अब भारत के दिल में चलते हैं, यानी आज के मध्य प्रदेश में, जहां एक बहुत ही खास पुरास्थल है भीमबेटका। लोग आखिर यहीं आकर क्यों बसते थे? इसकी एक बड़ी वजह थी यहाँ मिलने वाला बढ़िया किस्म का पत्थर। और अच्छे पत्थर का मतलब था अच्छे और मजबूत औजार, जो उस जमाने में जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज थे। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं भीमबेटका के मशहूर शैलाश्रय। ये असल में प्रकृति की बनाई हुई विशाल चट्टानी गुफाएं हैं। ये सिर्फ गुफाएं नहीं थीं, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के पहले घर थे, उनकी सुरक्षित बस्तियां थीं। पर सवाल यह है कि उन्होंने रहने के लिए इन गुफाओं को ही क्यों चुना होगा। इसकी वजह बहुत सीधी और बहुत अहम थी। ये गुफाएं उन्हें हर तरह के मौसम की मार से बचाती थीं, चाहे वो तेज बारिश हो, चाहे वो जलाने वाली धूप हो या फिर बर्फीली हवाएं। ये उनके लिए कुदरत का बनाया हुआ एक मजबूत किला थीं। और इन्हीं गुफाओं की अंधेरी दीवारों पर हमें कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। शैल चित्रकला। ये देखिए, एक तस्वीर जिसमें एक जंगली जानवर का पीछा किया जा रहा है। ये सिर्फ कुछ लकीरें नहीं हैं, ये अपने जमाने की एक पूरी कहानी कह रही हैं। ये कलाकारी हमें एक बड़ी ही जबरदस्त बात बताती है कि वो लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वो बेहतरीन कलाकार भी थे। जरा इन तस्वीरों की बारीकी देखिए। जंगली जानवरों को कितनी सच्चाई और कुशलता से बनाया गया है। ये चित्र हमें हजारों साल पीछे सीधे उनकी दुनिया में झांकने का एक मौका देते हैं और ये दिखाते हैं कि जानवर और शिकार उनकी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा थे। तो हमने क्या समझा? उनके पत्थर के औजार, उनके रहने की जगहों के निशान और गुफाओं में बनाई गई उनकी कला, ये सब एक बहुत बड़ी पहेली के अलग अलग टुकड़ों की तरह हैं। और जब पुरातत्वविद इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, तो हमारे सामने हमारे पूर्वजों के जीवन की एक जीती जागती तस्वीर उभर कर आती है। तो चलिए इस चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। कभी सोचिएगा कि आज से हजारों साल बाद जब भविष्य के लोग हमारी इस दुनिया की खुदाई करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? क्या उन्हें हमारे स्मार्टफोन मिलेंगे, हमारी गाड़ियां मिलेंगी, या फिर प्लास्टिक का कोई पहाड़? और ये सारी चीजें हमारे बारे में, हमारे आज के समाज के बारे में क्या कहानी कहेंगी?